BSc पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसिड्स एंड बेसिस में मैं डॉक्टर नीता काननगो एसोसिएट प्रोफेसर SPC GCA। आज अपन इसमें ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट हमने आर्यन से सिद्धांत पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट। सन 1923 में ब्रोंस्टेड एवं लॉरी ने अम्लों एवं क्षारों की व्याख्या करने के लिए एक प्रोटोन तस्वीर दी जिसमें सॉल्वेंट की आवश्यकता नहीं होती। इस सिद्धांत में उन्होंने प्रोटोन डोनर एक्सेप्टर बिहेवियर प्रोटोन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी भी कहा जा सकता है इसको। इस सिद्धांत पर इन्होंने आर्यन्स कंसेप्ट ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट बनाया। सिद्धांत के अनुसार वे सारे पदार्थ अम्ल हैं जो प्रोटोन देते हैं और वे सारे पदार्थ जो प्रोटोन ग्रहण करते हैं क्षार कहलाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एसिड बेस प्रक्रम में अम्ल से एक प्रोटोन का स्थानांतरण क्षार की तरफ होता है और उत्पाद उसका जो बनेगा वो एक अन्य अम्ल बनता है जिसे हम कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए HCl NH3 गिव्स अमोनियम आयन प्लस Cl आयन। तो यानी ये NH3 का कॉन्जुगेटेड एसिड हुआ और ये HCl का क्लोराइड आयन जो है Cl का कॉन्जुगेटेड बेस हुआ। यहाँ पे HCl ने H आयन निकाला क्योंकि अमोनियम आयन हो गया। तो इस तरह से एक एसिड का कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस का एक कॉन्जुगेटेड बेस बनता है और इस तरह से एक प्रोटोन देता है और दूसरा प्रोटोन ग्रहण करता है। तो जो प्रोटोन देता है वो एसिड कहलाता है और जो प्रोटोन ग्रहण करता है वो बेस कहलाता है। इसी तरह से जल का व्यवहार देखें हम तो ये प्रबल क्षार की उपस्थिति में अम्लीय हो जाता है और प्रबल अम्ल की उपस्थिति में क्षारीय हो जाता है। जैसे H2 की इक्वेशन देखते हैं हम H2 एसिड की प्रेजेंस में देख रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखिए कि HCl के साथ जब कहते हैं तो कॉन्जुगेटेड एसिड H3O अम्ल बनता है और क्लोराइड आयन बनता है। उसी तरह से H2O NH3 क्षार की प्रेजेंस में अमोनियम आयन और OH बनता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस में वाटर जो है वो क्षार की तरह भी बिहेव कर रहा है और अम्ल की तरह भी बिहेव कर रहा है। यहाँ पर हम अमोनियम आयन प्लस H2 क्षार की देखते हैं तो NH3 और प्लस H2 कॉन्जुगेटेड बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड बन रहे हैं। और यदि हम विपरीत केसियन का जल अपघटन देखते हैं तो जल अणु यहाँ पर साइनाइड आयन क्षार की तरह और एसिड आयन अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसे पदार्थ एम्फोफोटिक कहलाते हैं क्योंकि वे प्रबल अम्ल की उपस्थिति में प्रोटोन ग्रहण करते हैं जबकि प्रबल क्षार की उपस्थिति में प्रोटोन प्रदान करते हैं। तो जल एक एम्फोफोटिक सॉल्वेंट है जो दोनों तरह से बिहेव करता है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह की चीज़ के साथ बिहेव कर रहा है। जल के अतिरिक्त किसी अन्य ऐसे एम्फोफोटिक सॉल्वेंट का नाम लें तो वो है एसिटिक एसिड। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड में जब एसिटेट आयन है वो -H के कॉन्जुगेटेड एसिटेट आयन बनाते हैं, क्षार बनाते हैं और NH3 जो है वो H आयन के बजाय अमोनियम आयन बनते हैं। इस सिद्धांत से एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये किसी भी अम्ल अथवा क्षार की प्रबलता विलय की प्रकृति बहुत अधिक प्रभावित होती है। एसिटिक अम्ल जलीय विलयन में तो वीक एसिड है लेकिन अमोनिया में ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह से क्योंकि H2 की तुलना में NH3 प्रोटोन ग्रहण करने की शक्ति अधिक होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एसिटिक एसिड की रिएक्शन देखें तो वीक एसिड है जब H2O के साथ है और जब ये अमोनिया के साथ है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। तो ये एम्फोफोटिक सॉल्वेंट की तरह ही बिहेव करता है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से इफेक्टेड होती है वो होती है कारण होती है प्रोटोन एफिनिटी की। तो हम यहाँ पे पहले ये देखना चाहेंगे कि प्रोटोन एफिनिटी होती क्या है। तो कोई भी जब H आयन
गैसीय अवस्था में एच जुड़ता है तो कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है। जैसे बेस में एच जुड़ा, कॉन्जुगेटेड एसिड बना। ये यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई वो प्रोटॉन एफिनिटी कहलाती है। और प्रोटॉन एफिनिटी के आधार पर ब्रोंस्टेड में थ्योरी के अंदर हम एसिड बेस की प्रबलता को पता कर सकते हैं। प्रोटॉन एफिनिटी जो है कैलकुलेट की जाती है, वो बॉर्न हैबर साइकिल हमने पढ़ी है। उस बॉर्न हैबर साइकिल के द्वारा इसको प्रोटॉन एफिनिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें X प्लस एच प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है और उसके बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो प्रोटॉन एफिनिटी से कर सकते हैं। तो इसका साइकिल देखें तो X प्लस एच आयन, यहाँ पर क्या हुआ, HX आयन बना, HX से वापस X गैसियस स्टेट में और H आयन गैसियस स्टेट में हो गए, और यही वापस X प्लस और H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाती है IP वैल्यू। और इसी को वापस हम देखते हैं तो डेल्टा H4 जो होती है माइनस IX वैल्यू हो जाती है। यदि टोटल फॉर्मूला लगाएं तो PA इज इक्वल टू D प्लस यानी डिसोसिएशन एनर्जी जो कि यहाँ पर थी, डिसोसिएशन एनर्जी, उसके बाद IE हाइड्रोजन एनर्जी, और फिर IEX वैल्यू। इनको कैलकुलेट करने पर बंध वियोजन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा, इन दोनों को कैलकुलेट करने पर हमें इसकी प्रोटॉन एफिनिटी वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे तीन चीज हुई, बंध वियोजन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा और दूसरी आयनन ऊर्जा। इनसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके आधार पर इनको हम प्रोटॉन एफिनिटी को इजीली के बेस पर हम ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी जो है बता सकते हैं विच एसिड इज मोर एसिडिक और वो। अब आते हैं हम यहाँ पर टेबल में आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम देखो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 15 to 17 हम देख रहे हैं IE वैल्यू, आयनन ऊर्जा जो है इसका मान बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कार्बन की ज़्यादा है, पर कार्बन के ज़्यादा होना कारण उसके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का रीजन होता है। पर यहाँ पर हम देखें कि आयनन ऊर्जा बढ़ रही है। और उसके बाद यदि हम इसके पास कोई अभिन्दी इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, पर आयनन ऊर्जा के बंध ऊर्जा के बाद हम डिसोसिएशन ऊर्जा के पर तुलना देखें तो यहाँ पर प्रोटॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो चूंकि आयनन ऊर्जा बढ़ रही है और प्रोटॉन एफिनिटी कम होती जा रही है, ये चीज़ ये बताती है कि अधिक प्रभावित करती है कि एक वर्ग में आयनन ऊर्जा की घटते हुए मान है। उसी के आधार पर जैसे HF, HCl, HBr और HA, यहाँ पर आयनन ऊर्जा की घटते हुए मानों को बताया गया, जबकि इसी में प्रोटॉन एफिनिटी के मान बढ़ते हुए बताए। यह बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो एक आवर्त में इस प्रकार का परिवर्तन प्रदर्शित होता है। आयनन ऊर्जा के बढ़ने के मानों के साथ साथ प्रोटॉन बंधुकता के मान भी घटते जाते हैं, और उससे हम इसी तरह से हाइड्राइडो की ऊर्जा के मानों में भी अधिक परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयनन ऊर्जा में तो अंतर नहीं होता, पर इनकी डिसोसिएशन एनर्जी के मान में महत्वपूर्ण हो जाता है। और डिसोसिएशन एनर्जी के मान में कमी के साथ साथ यदि डिसोसिएशन एनर्जी के मान कम होता है तो प्रोटॉन एफिनिटी का मान भी कम होते जाते हैं। इसी तरह से सेम NH3, PH3 और आर्सेनिक हाइड्राइड में देखा गया है। इनकी प्रोटॉन बंधुता को ज्ञात करने के लिए बॉर्न हैबर साइकिल, जैसा मैंने पहले बताया, उसी के आधार पर और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का प्रयोग करके हम इसको डिटरमाइन करते हैं। किसी क्षार के लिए प्रोटॉन बंधुता का मान जितना उच्च होता है, मैं जैसे कह रही थी कि प्रोटॉन एफिनिटी के मान पर अपन उस चीज़ को कर सकते हैं, तो किसी क्षार के लिए प्रोटॉन बंधुता का मान जितना उच्च होगा उसकी क्षारकता का मान भी उतना ही उच्च होगा। जैसे NH3H2HF, ये क्षारकता का घटता हुआ क्रम है। तो यानी जिसकी जितनी ज़्यादा प्रोटॉन बंधुता का मान होगा वो उतना ही क्षारकता होगी। इसी तरह से अमोनिया की क्षारकता भी अपन उसके वर्ग में देखें तो NH3PH3 आर्सेनिक हाइड्राइड, जैसे मैंने बताया था अभी डिसोसिएशन एनर्जी से अपन ने देखा, तो क्षारकता से भी देखें तो NH3 ज़्यादा क्षार होगा। इसके विपरीत किसी अम्ल के ऋणायन के लिए प्रोटॉन बंधुता का मान जितना उच्च होगा वो उतना ही अम्ल की प्रबलता उतनी ही कम होगी।
ये चीज़ हम देखते हैं, जैसे CH4 NH3 H2 और HF में कई बार इनके कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनके ऋणायन की प्रोटॉन बंधुता का मान जितना उच्च होगा, ये टेबल से अपन देख सकते हैं, और उस हिसाब से उसका एसिड करेक्टर डिपेंड करेगा। हाइड्राइडों में HF, HCl, HBr और HA हाइड्रोडो के अम्ल सामर्थ्य का क्रम इस तरह से, HI मोर एसिडिक है और HF लेस होता है। ये प्रोटॉन बंधुता के मान से ही इसका सामर्थ्य पता किया जाता है। ये भी अनुमान लगता है कि गैसीय अवस्था में प्रोटॉन का स्थानांतरण किस दिशा में हो रहा है, संपन्न हो सकता है। गैसीय अवस्था में दो पदार्थों को मिलाने पर प्रोटॉन का स्थानांतरण उस दिशा में होगा जिस दिशा में प्रोटॉन बंधुता का मान उच्चतम होगा। इसके लिए एग्जाम्पल में फ्लोराइड का लिया है कि जब H2 और फ्लोराइड आयन को मिक्स किया जाता है तो जो रिएक्शन है वो किस तरफ चलेगी, ये भी डिपेंड करती है प्रोटॉन बंधुता के मान पर। और प्रोटॉन बंधुता का मान अपन देखें तो HF डालने पर प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा। HFOH आयन डालते हैं तो H2O फ्लोराइड बनेगा, पर यदि हम फ्लोराइड आयन डालते हैं तो प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होगा। तो ये चीज़ भी प्रोटॉन बंधुता के मान से पता लगाई जा सकती है। इसके बाद आता है कि लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेन। अब यहाँ भी जैसा अपन ने देखा कि प्रोटॉन बंधुता के मान पर ये बहुत चीज़ डिपेंड कर रही है, पर कई जगह हमें प्रोटॉन बंधुता के मान से बहुत चीज़ क्लियर नहीं हो पाती। इस सिद्धांत के आधार पर जैसे HCl का अम्लीय व्यवहार और NH3 का क्षारीय व्यवहार तो पता चल रहा है हमें, पर यदि इसकी जगह BF3 का अम्लीय व्यवहार देखें तो वो व्याख्या करने में असमर्थ होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन की बात को क्लियर नहीं हो पाता। वहीं अमोनिया के साथ संयुक्त होकर बिल्कुल उसी भांति लवण बनता है जिसी प्रकार HCl व अमोनियम क्लोराइड बनते हैं। इस प्रकार द्रव SO2 जैसे अप्रोटनीय एजलीय विलायकों में संपन्न होने वाली अम्ल क्षार अभिक्रियाओं में भी सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाई जा सकती। तो ये था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, जो कि प्रोटॉन के आधार पर बेस्ड था। और इसमें यही है इस थ्योरी के अनुसार कि वे सारे पदार्थ अम्ल हैं जो प्रोटॉन देते हैं, और वे सारे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। और इसका जो मेन चीज़ है वो प्रोटॉन एफिनिटी पर बेस्ड है, और इसके कई वाई के क्वेश्चन जो है वो प्रोटॉन एफिनिटी पे आते हैं। और प्रोटॉन एफिनिटी को अपन समझते हैं तो किसी क्षार की प्रोटॉन एफिनिटी का मान जितना उच्च होगा उसकी क्षारकता का मान भी उतना ही उच्च होगा। इसमें कई बार ये NH3 H2 और HF के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसी प्रकार किसी अम्ल के ऋणायन का लिए प्रोटॉन बंधुता का मान जितना उच्च होगा उस अम्ल की प्रबलता उतनी ही कम होगी। इस पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है HF, HCl, HBr और HI इन एसिड्स में से HF मोर स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है या HI वो क्यों है, इस पर भी कई बार के क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये प्रोटॉन एफिनिटी पर इस चीज़ को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।